हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूब्रेन्स। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाले अकाउंटिंग में 25 मोस्ट कॉमन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले हमको उसके कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है, कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, उसी के बाद हम लोग उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। एंड अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो इसको भी समझने के लिए हमको इसके कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे, तभी हम लोग अकाउंटिंग में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी लैंग्वेज समझी, कोई भी लैंग्वेज सीखी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोगों ने जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख लिया, बुक्स को पढ़ना नहीं सीख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ अल्फाबेट्स सीखे, अल्फाबेट्स के बाद हम लोगों ने वर्ड्स बनाने शुरू किए, वर्ड्स का मीनिंग समझा और उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए। और आज हम लोग बहुत इजीली इंग्लिश के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग को भी सीखने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्म की बात करें तो हमारी अकाउंटिंग में मोस्ट कॉमन टर्म यूज होने वाली है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है आपके बिजनेस में होने वाला कोई भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से पैसे का लेना या देना हो, उसको हम लोग एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिजनेस का कोई इवेंट बोलते हैं। तो आइए इसको रीड करते हैं। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज। ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग के अंदर कोई काम नहीं है। सर ये नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल का मतलब आपने कोई एक्टिविटी तो की है, लेकिन उस एक्टिविटी से पैसे का लेना देना कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं शाम को टेंपल में गया, मतलब मैं शाम को एक मंदिर में विजिट करने गया। तो बेटा यहां पर कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं मार्केट में गया और मैंने कुछ गुड्स खरीदे, तो ऑब्वियसली जो गुड्स खरीदे होंगे वो पैसों के आए होंगे, उसके लिए कुछ मनी पे किया होगा, या अगर अभी मैंने पे नहीं किया तो मैं बाद में पे करूंगा, अगर मैं क्रेडिट पे या उधार पर लेकर आया, तो कहीं ना कहीं कोई मॉनिटरी एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो होना जरूरी है, तभी हम किसी ट्रांजैक्शन को मानेंगे कि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, इसके अंदर पार्टीज होनी चाहिए। कोई सिंगल पार्टी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, उसके सामने ऑपोजिट में एक और पार्टी भी होगी। जैसे अगर मैंने गुड्स खरीदे थे तो ऑब्वियसली मुझे किसी ने गुड्स बेचे भी होंगे, तो एक पार्टी मैं हो गया जो बायर है और एक पार्टी दूसरी हो गई जो कौन है, जो सेलर है। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स की जो बुक्स आपने मेंटेन करी हैं या करेंगे उनमें आप इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज कंसर्न्ड विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका कोई लिंक मनी से होना चाहिए, पैसे से होना चाहिए। अगर आप पैसा अभी ही देकर आए हैं, और अगर पैसा अभी आप नहीं देकर आए लेकिन गुड्स तो खरीदे हैं आपने, तो गुड्स की तो कोई मनी की वर्थ है, कोई वैल्यू है। 500 रुपए के सामान हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 2000 का हो सकता है। तो या तो मनी हो या फिर मनी की कोई वर्थ हो, मनी जितना वैल्यू करने वाला कोई भी गुड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और वो गुड्स के लिए भी हो सकता है और सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ गुड्स ही खरीदने बेचने हैं, आप सर्विसेज भी बाय कर सकते हो। जैसे आप लोग यहां पर देखो, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, तो बेटा ये भी क्या है, ये एक सर्विसेज है, और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मनी मिलेगा। तो अगेन इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये मेरे बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो किसी भी तरीके से गुड्स या सर्विसेज देने पे अगर कोई मनी या मनी के वर्थ की कोई चीज की बात होती है, तो उसको हम लोग एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इनमें बोथ पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो ही वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का नाम है कैपिटल। क्या नाम है, कैपिटल। तो ये बेटा कैपिटल आपकी कोई इंडिया की कैपिटल नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट लाइक दैट। बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कैपिटल किसको बोलते हैं, जो भी हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं
या जो भी हम अपने बिजनेस में कुछ सामान लगाते हैं, जैसे कि हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमने बिजनेस के लिए एक जगह ली, जगह खरीदी, तो वो भी मेरी कैपिटल है, मतलब लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। मैंने बिजनेस में स्टॉक रखा, सामान रखा बेचने के लिए, तो वो भी मेरी कैपिटल है। मैंने बिजनेस में कुछ कैश डिपॉजिट किया क्योंकि आगे खर्चे होंगे, तो कैश भी लगा दिया, तो वो भी मेरी क्या है, कैपिटल है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज जो आप अपने बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपके लिए क्या माना जाता है, वो आपके अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से कैपिटल माना जाता है। ओके, आइए पढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं वैसे हम आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज प्रोप्राइटर बोलते हैं बिजनेस के ओनर को, बिजनेस के मालिक को। जब बिजनेस कोई एक सिंगल पर्सन चला रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल का मतलब ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। तो जो भी पैसा लगाया एक प्रोप्राइटर ने, मतलब अकेले ओनर ने। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पैसा कौन लगाएगा, तो लगाएंगे पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है, इन द बिजनेस। तो मतलब अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, सिंगल बिजनेस वाले हैं तो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा, और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। मैंने आपको पहले भी बताया, आप पैसा भी लगाएंगे बिजनेस में और बहुत सारी और भी चीजों को लगाएंगे। लैंड बिल्डिंग बिजनेस के लिए हमने डेडिकेट कर दी, हमने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए कैपिटल हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने बिजनेस में लगा दी हैं। मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। अभी हम लोग एसेट्स को आगे समझेंगे, तो एसेट्स का अभी शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। कोई भी ऐसी चीज जिसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। जैसे बेटा यहां पर मैं देख रहा हूं, मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, मेरे पास टैबलेट पड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोजेक्टर है, और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें मैंने अपने बिजनेस में लगाई रखी हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये मेरे लिए एसेट्स होंगी। जो मैं अपने बिजनेस में इन चीजों को लगा पा रहा हूं, ये मेरे लिए एसेट्स भी होंगी। बाकी हम एसेट्स को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। अब ये जो कैपिटल है, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाई है, ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, एक कर्जा होती है। सर लाइबिलिटी का मीनिंग वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी देखो हम लोग ने क्योंकि सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, इसलिए बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। इसीलिए ये आपको मोस्ट कॉमन टर्म समझनी बहुत जरूरी है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही आप एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल क्या है, एक कर्जा है जो बिजनेस ने लिया है, किससे, ओनर से। ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में या सामान लगाया। तो अकाउंटिंग कहती है कि जो एक बिजनेस है और बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आप इनको अकाउंटिंग के पर्पज से सेम आइडेंटिटी नहीं मान सकते, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। आइए देखते हैं। और इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी वर्क करता है जिसका नाम होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए अच्छे से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है, मान लेते हैं ये है हमारा बिजनेस, दिस इज आवर बिजनेस, और इस बिजनेस को चलाने वाला जो व्यक्ति है, ये हो गया बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति। इसका हम लोगों ने नाम रख दिया मिस्टर ए। अकाउंटिंग कहती है दोनों अलग अलग आइडेंटिटी के लोग हैं। बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी कैरी करता है, और बिजनेसमैन, वो जो इंसान है, वो जो ओनर है, वो एक अलग आइडेंटिटी कैरी करता है। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। हम ये नहीं बोलते कि उस कंपनी के मालिक का इतना प्रॉफिट हुआ, हम कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतना प्रॉफिट कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रो कर रहा है। ओनर की बात नहीं करते। तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसीलिए ये जो बिजनेसमैन या ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और बिजनेस ऐसा मानता है कि मेरे ऊपर क्या चढ़ गया, मेरे ऊपर एक कर्जा चढ़ गया। जैसे आप किसी से भी पैसे उधार लेते हैं तो आपके ऊपर क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, लाइबिलिटी चढ़ जाती है। तो यही बिजनेस कह रहा है कि मेरे लिए ये कैपिटल क्या है, मेरे लिए ये कैपिटल लाइबिलिटी मानी जाती है। ओके बेटा, आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी। लाइबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है जब आप किसी से उधार पे सामान लें
या आप किसी से पैसा उधार ले लें, किसी भी तरीके से आपकी तरफ से अगर किसी को कुछ देना बाकी रह जाए तो उसको लाइबिलिटी कहते हैं। मैंने अपने फ्रेंड से 25,000 रुपए उधार पे लिए क्योंकि मुझे जरूरत थी, तो बेटा मेरे ऊपर 25,000 का क्या चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी चढ़ गई। मेरे ऊपर टेंशन आ गई कि मुझे उसको पे बैक करने हैं। ओके, तो कैपिटल भी क्या है, कैपिटल भी एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो ओनर से पैसा लेता है बिजनेस को चलाने के लिए। अब उसके ऊपर भी लाइबिलिटी है कि उसको फ्यूचर में ओनर को ये पैसा जो ओनर ने लगाया वो वापस करके देना है, और ना ही खाली ये वापस करके देना है बल्कि प्रॉफिट भी उसको कमा के देना है। तो आई होप ये आपको टर्म बिल्कुल क्लियर होगी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म क्या है, ड्राइंग्स। बेटा ये ड्राइंग्स आपकी वो आर्ट नहीं है जो आप ड्राइंग्स करते थे स्कूल में या आर्ट स्केचबुक में करते थे, ये वो ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं है। सर फिर ये क्या है? बेटा जब अब उल्टा ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है या बिजनेस से कोई गुड्स निकालता है या कुछ भी और चीज निकालता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड कहां से आया, विड्रॉ से आया। सो इट इज द अमाउंट विड्रॉन, जो आपने पैसा विड्रॉ कर लिया या आपने गुड्स, बिजनेस के गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ओनर ने ही वापस ले लिए फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने खुद के यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं आपकी एक गारमेंट्स की शॉप है। किस चीज की शॉप है? गारमेंट्स की, जहां पर आप लोग कपड़े बेचते हैं। और आज आपको शाम को इवनिंग में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप सोच रहे हैं कि वहां तो सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तो मुझे भी न्यू टी शर्ट चाहिए। तो आप अपनी दुकान पे चले गए और आपने खुद ही टी शर्ट को सिलेक्ट किया और आप घर के लिए लेकर आ गए। तो ये जो काम आपने किया, ये आपने क्या किया, अकाउंटिंग इसको क्या बोलती है, आपने ड्राइंग्स कर ली। आपने बिजनेस से अपना ही सामान विड्रॉ कर लिया, मतलब आपने ड्राइंग्स कर ली। ऐसे ही अगर आप बिजनेस से पैसा भी लेकर आते, मान लेते हैं आप दुकान में अपने गए और आपने पापा को बोला पापा बहुत गर्मी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे दो ना, तो उन्होंने आपको 50 रुपीज दे दिए बिजनेस के कैश बॉक्स से, तो बेटा वो भी क्या है, वो भी हो गई आपकी ड्राइंग्स। सो गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जो गुड्स प्रोप्राइटर वापस ले लेगा अपने बिजनेस से, आर वैल्यूड, इसको वैल्यू किस पे करते हैं, परचेज कॉस्ट पे। अब आपने टी शर्ट ली, मान लेते हैं वो टी शर्ट आपको आई थी, आपको सप्लायर से आई थी, कॉस्ट थी उसकी 1000 की, पर अगर आप उसको कस्टमर को बेचते तो आप उसको बेचते 1500 का। आप कस्टमर को बेचते कितने का, आप कस्टमर को बेचते 1500 का, क्योंकि 500 का प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन आप गए अपनी शॉप में और आपने खुद ही वो टी शर्ट खरीद ली, तो आपका कितने का ड्राइंग माना जाएगा, 1000 का कि 1500 का? बेटा करेक्ट आंसर इज 1000 का, क्योंकि आपने अपने लिए वो टी शर्ट ली है, आपने वो बेचने के लिए नहीं ली, आपने खुद के पहनने के लिए लिए। तो आपका जो खर्चा हुआ था, आपने सप्लायर को 1000 रुपए दिए थे इस टी शर्ट के लिए, तो आप इसको किस पे वैल्यू करेंगे, परचेज कॉस्ट पे, और सेल प्राइस पे हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज एक्सपेंस। अकाउंटिंग टर्म 4 दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस को अगर हम लोग कॉमन पैरेलेंस में सोचें, जनरली एक आम आदमी एक्सपेंस को क्या बोलता है, तो वो एक खर्चा बोलता है, कि जो भी आपका खर्चा हुआ उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। आइए देखते हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इसका क्या मतलब है। एक्सपेंस का मतलब है इट इज द कॉस्ट इंकर्ड, कोई भी आपने कॉस्ट या कोई खर्चा किया फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बेसिकली सेल्स। सेल करने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे अगर मैं सामान बेचूंगा तो मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, पहले मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, मतलब मेरे को परचेज करना पड़ेगा गुड्स, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। मेरी शॉप पे सुबह सुबह सफाई करने वाला आता है, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। मैं बिजनेस के अंदर जो भी बेसिकली खर्चे कर रहा हूं वो सब मेरे लिए एक्सपेंस हैं, क्योंकि वो सारे के सारे खर्चों का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे रेवेन्यू कमा के देना, मुझे सेल करा के देना। मेरी शॉप में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उस एसी की वजह से मैं आराम से काम कर पाता हूं, कस्टमर आराम से सामान खरीद पाते हैं, तो वो एसी का भी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो भी क्या है, वो भी मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि वो है तभी मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूं, मैं सेल कर पा रहा हूं। तो हर वो खर्चा जो आपको रेवेन्यू कमाने में, सेल करने में मदद करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। सो अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, ये एक बहुत बड़े अकाउंटेंट है,
एक्सपेंस इज अ मॉनिटरी मेजर। एक्सपेंस ऐसी चीज है जिसको आप मनी में कैलकुलेट कर सको, जैसे कितना अमाउंट मैंने अपने सफाई वाले को देना है, कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ये सब चीजें मॉनिटरी टर्म्स में मेजर की जाती हैं। ऑफ इनपुट, जो भी मैंने बिजनेस में इनपुट लगाया, और रिसोर्सेज, जो भी मैंने क्या करे, कंज्यूम करे, जैसे मैंने परचेजेस को कंज्यूम कर लिया या कस्टमर को बेच दिया तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। हम अपने आसपास एक्सपेंस से घिरे हुए हैं। मुझे बिल बनाना पड़ता है तो मैंने बिल के लिए एक अकाउंटेंट को रखा हुआ है, एक कैशियर को रखा हुआ है, तो मैं उसको सैलरी देता हूं, तो वो भी क्या है, मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि वो भी एक जरूरी एक्टिविटी है बिजनेस के लिए। हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट के चार्जेस देते हैं, जो हमारे लिए बैनर्स बनाता है और बाकी चीजें करता है। अगेन वो भी क्या है, हमारे लिए पैम्फलेट बनाता है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। कभी कभी हमको पेन और बाकी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, स्टेशनरी की, पेपर खरीदना पड़ता है, ये सब भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए जरूरी चीजें हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये एक अकाउंटिंग पीरियड में, जो जनरली 1 ईयर का होता है, उसमें खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी चीज बिजनेस में लगा दी जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल हो जाएगा, वो आपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, या कह सकते हैं वो हमारी एसेट्स हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे बिजनेस में एसी लगा हुआ है, तो बेटा वो जो एसी है वो एक्सपेंस नहीं हो सकता। एक्सपेंस होती है छोटी चीजें जो 1 साल में ही खत्म हो जाए। एसी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो एसी हमारा एसेट्स है या हमारा कैपिटल है, क्योंकि हमने बिजनेस में लगा रखा है। लेकिन एक्सपेंस क्या होगा, उस एसी से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो एक्सपेंस होगा, वाटर बिल वो एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो मंथली आते हैं, वो 1 साल के बियॉन्ड मुझे बेनिफिट नहीं देंगे। 1 साल के अंदर अंदर ही उस खर्चे को मुझे पे करना है, तो इसलिए वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। इंटरनेट का एक्सपेंस, इंटरनेट का खर्चा भी क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि हम 1 महीने का पेमेंट या 3 महीने का पेमेंट ऐसे ही करते हैं इकट्ठा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने 1 साल से भी ज्यादा का पेमेंट कर रखा और हम उसका बेनिफिट लें। तो जो चीजें मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देती हैं वो मेरी क्या हो जाती हैं, एसेट्स, और जो 1 साल के अंदर अंदर ही यूज्ड अप हो जाती हैं वो हमारे हो जाते हैं एक्सपेंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इनकम। अब इनकम वर्ड भी हमारे लिए बड़ा कॉमन है, हमने बहुत बार सुना है, समझा है, लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इनकम क्या होती है। इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। ये वो प्रॉफिट है जो आपने एक पीरियड में, 1 साल में कमाया है। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, रेवेन्यू हम लोग किसको बोलते हैं, सेल्स को। तो सेल्स में से जब हमारे खर्चे माइनस हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि जैसे रेवेन्यू ही इनकम होती है। मेक इट वेरी वेरी क्लियर, रेवेन्यू कभी भी इनकम नहीं होती। रेवेन्यू वो सेल का अमाउंट होता है जो आपको मिला है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास गुड्स आए, कॉस्ट हमने पहले भी एग्जांपल लिया था 1000 का, और हमने इसको बेच दिया 1500 का, हमने इसको सेल कर दिया 1500 का, तो हमारा रेवेन्यू क्या है, ये 1500 है, और 1000 क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, और हमारी इनकम क्या हो जाएगी, 1500 माइनस 1000, हमारी इनकम हो जाएगी 500 रुपए। 500 विल बी अवर इनकम। और अगर आप रेवेन्यू को इनकम मानेंगे तो आप गलत करेंगे कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल प्राइस। सेल हमारी कभी भी इनकम नहीं होती, हमारी इनकम होती है जब हम लोग सेल में से अपने खर्चे या अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं। इसीलिए बेटा इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, रेवेन्यू में से हमें एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। अलोन रेवेन्यू इज नॉट इनकम। अलोन रेवेन्यू तो क्या होता है, अकेला रेवेन्यू तो सेल्स का अमाउंट होता है, तो सेल्स में से खर्चे भी माइनस करेंगे तब हमारी इनकम आएगी। तो इनकम क्या हो गई, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब तो फायदा होता है। सर इनकम भी तो वही होती है, फायदा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर जब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट मींस, देखो यहां पर भी इनकम वर्ड आ गया, ये है, ये भी इनकम ही, लेकिन इनकम अर्न की है बिजनेस ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिस चीज का वो काम करते हैं उसी से अगर कोई इनकम हो। मेरा काम है कपड़े बेचने का, तो कपड़ा बेच के मुझे जो इनकम होगी वही मेरी प्रॉफिट होगी। लेकिन मैं इनकम तो इसके अलावा भी बहुत चीजों से कमा सकता हूं। सर कैसे, मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है शेयर्स में, शेयर की वैल्यू बढ़ती है मेरी, वो भी इनकम होती है, पर वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। तो सर वो क्या होगा, अभी आगे पढ़ेंगे क्या होगा। मैंने अपनी कोई और दुकान थी, वो अच्छे दाम पर बेच दी, महंगी बेच दी, मुझे प्रॉफिट हो गया,
लेकिन वो प्रॉफिट वर्ड नहीं कहलाया जाएगा, वो कुछ और कहलाया जाएगा। इनकम तो है सर, ऐसे तो और भी बड़े तरीके से इनकम हो सकती है बेटा। यस, मैंने कोई और जगह रेंट पे दे दी, अब मेरा काम नहीं है सर रेंट पे देने का, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक जगह खाली पड़ी थी तो मैंने रेंट पे दे दी। अब रेंट से मुझे क्या हो रही है, इनकम हो रही है, लेकिन वो मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रॉफिट वो होता है जो आप बिजनेस का काम कर रहे हैं उसी से कोई आपको प्रॉफिट हो। मैंने कपड़ा बेचा 1000 का 1500 में तो मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब लगा लेते मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, मैं खाली बैठा था तो मैंने सोचा चलो मैच लगाते हैं दुकान पे, और दुकान पे मैच लगाने पे मैंने टीम बना ली और बाय चांस मेरी टीम बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा मुझे वहां पर इनकम हुआ, तो क्या वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। वो क्या होगा? पॉइंट नंबर 7, वो हमारा गेन होगा। उनको बोलते हैं हम लोग गेन, जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होता, जो हम बिजनेस में काम कर रहे हैं उससे नहीं होता, कुछ किसी और चीज से अगर कोई हमको प्रॉफिट हो जाता है जो हम कभी कभार करते हैं। सो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर और नॉन रिकरेंट नेचर। इररेगुलर का मतलब रोज रोज नहीं करेंगे, जब तक आईपीएल चल रहा है तभी तक जब मन करा टीम बना ली, या कोई अलग जगह पड़ी थी वो रेंट पे दे दी। अब रोज थोड़ी मैं रेंट पे दे सकता हूं, मेरे पास तो एक ही जगह बची थी, कुछ शेयर्स खरीदे थे, उससे पैसा बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, वो मेरी इनकम है। अब कितने शेयर खरीदूं? मेरा काम थोड़ी है एक्चुअल में शेयर में डील करने का, मैं कोई ब्रोकर थोड़ी हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं जिसका काम है कपड़े को बेचने का। तो अगर मेरा अपना कोर एरिया जिसमें मैं काम करता हूं उससे मुझे इनकम हो तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और अगर मेरे को किसी और इधर उधर की जगह से अगर इनकम हो जाए तो उसको बोलते हैं गेन। तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर या नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट किसको बोलते हैं? जो होता है नॉन रिपीटेटिव, जो बार बार नहीं होने वाला, कभी कभार हो गया, उसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट या नॉन रिपीटेटिव नेचर। इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो आपका रेगुलर ऑपरेशन है, बिजनेस का कोर एरिया है, कोर काम है, उससे नहीं हुआ, किसी और चीज से हुआ ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट। लेकिन आप कर कहीं ना कहीं बिजनेस में ही रहे हैं तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गेन। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। आपने कोई अपनी एसेट बेच दी, अच्छे रेट पे बेच दी, जैसे मान लेते हैं आपको लग रहा था आपकी दुकान में एक पुराना पंखा पड़ा हुआ था, तो आपने कहा ये तो पंखा बेकार है, 1000 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने बोला मुझे आपका पंखा बड़ा पसंद है, मैं तो 2000 भी दे दूंगा, तो आपको 1000 का क्या हो गया? प्रॉफिट नहीं हुआ, गेन हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, मैंने अपने जो शेयर्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, मैंने बेच दिया, पर मेरा काम कोई रेगुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करना नहीं है, तो मेरे लिए ये भी क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। आई होप ये भी आपको टर्म बिल्कुल क्लियर होगी। सो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं, एंड द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज लॉस। तो जैसे हमने प्रॉफिट को पढ़ा, तो नाउ बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, तो कभी उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है तो कभी उसमें लॉस भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं लॉस क्या होता है। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपके खर्चे ज्यादा हो ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। आपको रेवेन्यू उतना ना मिले, आपको सेल प्राइस उतना ना मिले, लेकिन आपके खर्चे उससे ज्यादा हो, तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है? लॉस। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने अपनी कोई एसेट्स बेच दी लॉस में, वो भी लॉस है। या आपने बिजनेस में सामान बेचा, आपने अपना सामान कॉस्ट से भी सस्ता बेच दिया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे और जो सामान बेचेंगे वो उससे कम पे बेचेंगे, तो भी हमें यहां पर लॉस हो जाता है। जैसे बेटा मानते हैं हमने अगेन 1000 रुपए का हमारे पास सामान आया था और हमने उसको सिर्फ 700 का बेच दिया, तो 1000 माइनस 700 में कितने का नुकसान हो गया? 300 रुपए का। तो लॉस भी बिजनेस में हो सकता है जैसे प्रॉफिट हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट वेरी कॉमन टर्म वी हैव इज परचेजेस। परचेज का मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना, उसको हम लोग परचेज बोलते हैं। सो द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब वो गुड्स हमने क्यों खरीदे हैं? फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। या तो हम लोगों ने उस सामान को एज इट इज बेचना है अपने कस्टमर्स को, हमारा सप्लायर हमें सामान दे के गया तो हमारे लिए परचेज हो गई, या तो हमको उसको एज इट इज बेचना है, या फिर हम लोग उससे कुछ प्रोड्यूस करेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम लोग बेचेंगे। जैसे मान लो मेरी मिठाई की दुकान है, स्वीट्स की शॉप है, तो मुझे चीनी लानी पड़ेगी, शुगर लानी पड़ेगी,
मिल्क लाना पड़ेगा, और भी बेटा बहुत सारी चीजें लानी पड़ेंगी, ड्राई फ्रूट्स लाने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी, मेरे लिए परचेजेस हो जाएंगी, क्योंकि इनसे मैं कुछ बनाऊंगा जो कि स्वीट होगी, मिठाई होगी, और वो बिकेगी। या फिर अगर मैं डायरेक्ट ही बना बनाया सामान लाऊं और उसको बेचूं तो भी वो मेरी परचेज मानी जाएगी। सो द टर्म परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। चाहे आप सामान कैश में खरीद के लाएं या आप सामान उधार पे खरीद के लाएं, दोनों ही सूरत हाल में ये आपकी परचेज तो बिल्कुल बिल्कुल मानी जाएगी। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश को हम बोलते हैं कैश परचेजेस, और गुड्स परचेज जब हम करते हैं क्रेडिट पे मतलब उधार पे तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो कैश में सामान खरीदेंगे, सप्लायर को बोलेंगे ये पकड़ो अपना पैसा, हमको अपने सिर पे कर्जा नहीं चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करके आए हैं, हम कैश परचेज करके आए हैं। और अगर हमने सप्लायर को बोला कि अभी ऐसे ही दे दो, बाद में पेमेंट करेंगे, अभी पैसा नहीं है हमारे पास, तो उस केस में आप क्रेडिट पे सामान खरीद के लाए हैं तो वो आपकी हो जाएगी क्रेडिट परचेज। तो लेकिन दोनों ही चीजें चाहे कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो बेटा, परचेज तो दोनों ही हमारी मानी जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सप्लायर ने हमें सामान दिया और हमने सामान अपने पास रखा, और जब हम लोगों ने चेक किया सामान तो कुछ सामान डिफेक्टिव था, 4-5 जो आपकी क्वांटिटी थी या जो आइटम थी वो डिफेक्टिव थी। उन गुड्स में मान लेते हैं उन शर्ट्स में कुछ, किसी में धागा बाहर निकल रहा था, छिद रहा था, किसी में कोई होल था, किसी में कलर फेड था। तो हमने कहा ये थोड़ी हमारे कस्टमर लेंगे। हमने सप्लायर को बुलाया और उसको कंप्लेंट करी कि आपके कुछ गुड्स तो डिफेक्टिव है, इनको वापस ले जाओ, ये हमारी दुकान पे नहीं बिकेंगे, ये हम नहीं रखेंगे। तो हमने क्या करा, पहले हमने परचेज करी थी, अब हमने उस परचेज को रिटर्न कर दिया। तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया परचेज रिटर्न। तो गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। किसी भी रीजन की वजह से आप सेलर को एक गुड्स क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि से मतलब एग्जांपल, वो डिफेक्टिव हो, वो चल ही नहीं रहे, वो खराब है। मान लेते मेरा इलेक्ट्रिकल्स का काम है, तो मैं ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब चीजें बेचता हूं कस्टमर को, और मैंने ट्यूबलाइट मंगाई, बल्ब्स मंगाए, और जब मैंने चला के देखा वो बल्ब, तो वो तो मेरी दुकान पे नहीं चला। तो मैंने कहा ये वापस ले जाओ, ये तो चल ही नहीं रहा, मैं कस्टमर को कैसे बेचूंगा। कस्टमर को ये दे दिया तो कस्टमर के आगे मेरा नाम खराब होगा कि हम गलत सामान बेचते हैं। तो उसको मैंने जब वापस करे गुड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न। और इसका बेटा एक नाम और भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिटर्न्स आउटवर्ड। सर ये नाम कैसे पड़ा, देखो रिटर्न्स तो है ही, इसलिए रिटर्न्स तो वर्ड आएगा, और आउटवर्ड का मतलब है आउट ऑफ द वर्ड। हमारा बिजनेस एक वार्ड की तरह होता है, एक डिपार्टमेंट की तरह होता है। तो जैसे हम लोग कभी हॉस्पिटल जाते हैं ना, अपने किसी रिलेटिव कोई बीमार पड़ता है या कोई फ्रेंड बीमार पड़ता है, तो हम रिसेप्शन पे पूछते हैं कि मिस्टर राहुल गुप्ता कहां पर है, तो वो कहता है उनका वार्ड नंबर मान लेते हैं 210 है। तो वार्ड का मतलब उनका रूम या उनका डिपार्टमेंट। ऐसे ही हमारे रूम से सामान बाहर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, मतलब आउट ऑफ द शॉप या आउट ऑफ द वार्ड। ऐसे बेटा ये नेम बनते हैं अकाउंटिंग में, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है। तो परचेज रिटर्न या आप क्या बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेल्स का मतलब सामान को बेचना। तो द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद सेल्स ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को बेचते हैं, इन विच फॉर्म इज डीलिंग, लेकिन उसमें फॉर्म को डील करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बिजनेस की टेबल बेच दी, तो मेरा काम टेबल बेचने का नहीं है। मेरी मशीनरी खराब हो रही थी, मैंने वो बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, पुराना हो रहा था, तो ये सेल नहीं है। सेल का मतलब है जिन गुड्स में आप डील कर रहे हैं, मैं टी शर्ट और जीन्स में डील कर रहा हूं तो उसको बेचूंगा तो वो मेरे लिए सेल मानी जाएगी। लेकिन अगर मैंने अपने बिजनेस की पंखा बेच दिया, बेटा पंखा खराब हो गया था, तो वो मेरे लिए सेल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखा हुआ था। पंखा तो हमें हवा देने के लिए रखा था, खराब हो गया इसलिए बेचना पड़ा, लेकिन वो सेल वर्ड के अंदर नहीं आएगा। सेल में वही टर्म आएगी, वही चीजें आएंगी जिसका आप आमतौर पर बिजनेस कर रहे हैं, जो बेचने के लिए ही रखी हुई है, जो कस्टमर आकर लेकर जाएगा। So the term sales include both cash and credit sale। तो मेरी दुकान पे कुछ कैश में सामान लेकर जाते हैं कस्टमर और कुछ उधार कर जाते हैं, तो दोनों ही सूरत हाल में जो मैं सामान उनको बेचूंगा वो सेल मानी जाएगी, चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो।
व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब हम उसको कैश में बेचेंगे तो उसको कैश सेल बोलेंगे, और जब गुड्स हम लोग किसी को उधार पे बेचेंगे, क्रेडिट पे बेचेंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल बोलेंगे। इतनी सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होती है? जैसे परचेज रिटर्न थी, वहां पर मैंने सप्लायर से सामान परचेज करा था और उसको वापस करा था। यहां पर मैंने कस्टमर को सामान बेचा है और कस्टमर को उस सामान में कोई कमी लगी तो उसने वो सामान हमें अगर वापस कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। हम कई बार ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, घर पे आता है तो वैसा नहीं होता जैसे हमने सोचा था, हम क्या कर देते हैं? हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर, जब बायर या परचेजर खरीदा हुआ सामान वापस रिटर्न कर देगा तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, या इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि मेरा कस्टमर मुझे सामान वापस कर रहा है तो रिटर्न होके, रिटर्न तो है इसलिए रिटर्न लिखेंगे, इन द शॉप आ रहा है, इन द डिपार्टमेंट आ रहा है, इन द वार्ड आ रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ड क्या लग गया? इसके साथ लग गया इनवर्ड। जब परचेज रिटर्न था तो उसके साथ क्या लगा था? आउटवर्ड, क्योंकि तब बाहर जा रहा था सप्लायर के पास। अब कस्टमर से मेरे पास आ रहा है तो क्या वर्ड हो जाएगा? इनवर्ड। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज गुड्स। अब गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान, वो सामान जो आपने बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है। जैसे अगर मैं टीवी बेचने का काम करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे टीवीज पड़े होंगे। जैसे आप लोग को पता होगा बेटा, जेठालाल की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर बहुत सारे वो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ये सब चीजें बेचता है। तो ये सब चीजें उसके लिए क्या मानी जाएंगी? ये सब चीजें उसके लिए गुड्स मानी जाएंगी। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स, वो फिजिकल आइटम्स हैं ऑफ ट्रेड, जिसमें ट्रेड होता है। इट इज अ टर्म दैट अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल, वो सारी आइटम जिसको वो सेल करेगा, और परचेज ऑफ अ बिजनेस, और जिनको सप्लायर से खरीदेगा। मैं खरीदता भी सप्लायर से टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन हूं, और कस्टमर को भी मैं वही बेचता हूं। फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज डीलिंग, एंटरप्राइज का बेटा मतलब होता है बिजनेस या फिर एंटिटी, एक ही बात है। एंटरप्राइज, बिजनेस, एंटिटी, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक ही मीनिंग है। जो डील कर रहा है होम अप्लायंसेज में, घर की चीजों में, जैसे कि टीवी में फैन बेचता है, एयर कंडीशनर मतलब एसी बेचता है, ये सब उसके लिए क्या हो जाएंगे? ये सब उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री ये भी वही सामान है जो आप यूजली बिजनेस के लिए रखते हैं, लेकिन ईयर एंड तक आप उसको बेच नहीं पाते, तो वो आपके लिए हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। और जो इस साल की शुरुआत में आपके पास पड़ा होता है वो आपका हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। हम बार बार स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आएगा और अगर हमारे पास वो आइटम नहीं हुई, वो स्टॉक नहीं हुआ, तो हमारा कस्टमर खाली चला जाएगा। इसलिए हमें अपने सप्लायर को लिस्ट देनी पड़ती है कि ये स्टॉक खत्म हो गया है, आप ये सामान हमारे पास और ले आइए, तो उसको बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ये भी वही सामान है जो आपने सेल के लिए रखा हुआ है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब रेगुलर बिजनेस में आप यही सामान बार बार बेचने वाले हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो मेरे इस पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में पड़ा था, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जब मैंने इस ईयर को क्लोज किया, इस ईयर की अकाउंटिंग क्लोज करी, तो जो स्टॉक मेरा अभी नहीं बिक पाया उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं जिसका नाम है डेटर। बेटा इसको हम लोग डेटर पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको डेबिटर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये जो बी है ये बिल्कुल साइलेंट है, इसको हम लोग बोलते वक्त यूज नहीं करते, खाली लिखते वक्त लिखते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग डेटर एंड नॉट डेबिटर। बेटा डेबिटर नहीं बोलना, क्या बोलना है? डेटर बोलना है। ये होता कौन है? ये वो व्यक्ति होता है जिसने हमसे उधार पे सामान लिया हुआ है और अभी हमें पैसे नहीं दिए। जैसे कि मेरे वो कस्टमर जिनको मैंने सामान तो दिया लेकिन अभी पैसे मुझे नहीं मिले, मैंने उसको क्रेडिट पे सामान दिया। तो मान लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कौन हूं? मैं हूं एक शॉपकीपर और मेरी दुकान पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था भोला। और भोला मेरे से बोला, क्या बोला? कि भैया 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 मुझे ना
10 पेन्स दे दो, मुझे पेन दे दो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा एक पेन कितने का? मैंने कहा 10 रुपए का। तो टोटल बिल कितने का हो गया? 100 रुपए का। तो मैंने कहा आप ये लो 10 पेन और मुझे 100 रुपए दो। कहते भैया अभी ना मेरे पास पैसे हैं नहीं, मेरे पापा ना 2-3 दिन में आपको पैसे दे जाएंगे। तो बेटा जब तक इसने मुझे पैसा नहीं दिया, क्योंकि अभी ये उधार पे लेके गया है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भोला इज माई डेटर। भोला मेरा कौन है? भोला मेरा डेटर है। भोला से मुझे पैसे आने हैं, भोला से मुझे पैसे मिलने हैं, भोला से मुझे आगे जाके पैसे मिलने वाले हैं। तो भोला मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया। तो वो व्यक्ति जो आपसे उधार पे सामान लेकर गया हो और फ्यूचर में उससे पैसे आने हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। आइए बेटा पढ़े। डेटर इज अ पर्सन हु ओज। ओज का मतलब क्या होता है? ओस जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, इसको 3 वर्ड से रिप्लेस करते हैं, हैव टू पे। हैव टू पे। तो डेटर इज अ पर्सन हु हैव टू पे अमाउंट टू द एंटरप्राइज, मतलब अमाउंट टू द बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल, क्योंकि बिजनेस ने उसको क्रेडिट पे सामान बेचा है, ऑफ गुड्स या सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है, इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेगुलर बिजनेस के कोर्स में अगर आप किसी भी व्यक्ति को उधार पे सामान बेचते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं और अभी पैसा नहीं लेते, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं कि वो मेरा डेटर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज नोन एज अ डेटर बिकॉज ही हैव टू पे। ही हैव टू पे द अमाउंट टू द एंटरप्राइज। उसको हमारे बिजनेस को अभी पैसा देना है, हमारी दुकान को उसने पैसा लाकर देना है, और द अमाउंट ड्यू, जो अभी अमाउंट पेंडिंग है उसके लिए, उसके ऊपर पेंडिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं डेट, नॉट डेब्ट। डेब्ट नहीं बोलना, डेट बोलना है। बी इज अगेन सैलिड, क्या बोलना है? डेट। ओके, तो डेटर और डेट हमको समझ में आ गया। जब हम किसी को उधार पे सामान देते हैं और अभी वो हमको पैसा नहीं देता, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं डेटर, और वो अमाउंट जितना हमने उससे लेना है उसको हम लोग बोलते हैं डेट। सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट इसी की तरह एक और ट्रांजैक्शन, एक और अकाउंटिंग टर्म जिसका नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है? क्रेडिटर। ये क्या होता है? अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दोबारा से मैं कौन हूं? मैं तो शॉपकीपर हूं, और मेरे पास सप्लायर आया और उसने कहा साहब आप सबका सामान अपनी दुकान में लेकर बेचते हैं, मेरा भी सामान अपनी दुकान में रख लीजिए। ये कौन है? ये सप्लायर है जो हमें गुड सप्लाई करता है। पर मैंने कहा मैं तो आपके सामान को अच्छे से जानता नहीं, आपके ब्रांड को अच्छे से जानता नहीं, पता नहीं आपका सामान बिकेगा भी मेरी दुकान पे कि नहीं बिकेगा, और मैं आपसे सामान खरीद लूं और कल को ना बिके तो बहुत दिक्कत है। तो सप्लायर ने कहा साहब आप चिंता मत करो, मैं आपको सामान तो दे रहा हूं लेकिन अभी आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं आपको सारा सामान उधार पे देकर जा रहा हूं। जैसे जैसे ये आप सामान कस्टमर को बेचेंगे मुझे वैसे वैसे पैसे दे दीजिएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने इससे पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है मानव। क्या नाम है? मानव। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा मानव इज अ क्रेडिटर, मानव इज अ क्रेडिटर फॉर माई बिजनेस। मेरे बिजनेस के लिए मानव क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने मानव को फ्यूचर में पैसे देने होंगे, क्योंकि मैंने उससे आज उधार पे सामान खरीदा है। तो अगर आपको फ्यूचर में पैसे मिलते हुए दिखे किसी व्यक्ति से, तो वो हमारा हो जाएगा डेटर, जैसे हमने भोला को देखा था। और अगर हमें किसी को फ्यूचर में पैसे देने हो तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारे लिए क्रेडिटर। तो आइए बेटा इसको पढ़ते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom एन एंटरप्राइज ओज, whom एन एंटरप्राइज हैव टू पे। तो क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसको एक एंटरप्राइज ने, एक बिजनेस ने पैसा पे करना है, अमाउंट अगेंस्ट जो उसने क्रेडिट में परचेजेस करी है गुड्स की, या अगर कोई सर्विसेज उधार पे ली है और अभी अगर बदले में पैसे नहीं दिए तो आपके लिए वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। इन्होंने एग्जाम्पल में मोहन का नाम लिखा। तो अगर हमने मोहन से उधार पे सामान ले लिया है तो मोहन हमारे लिए क्या है? मोहन हमारे लिए अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से क्रेडिटर हो जाएगा। हिंदी में बोले ये हमारे लिए कौन है? देनदार। हमने इसको पैसे देने हैं, और जिससे लेने होते हैं वो हो जाता है डेटर, या हिंदी में लेनदार। तो आइए बेटा नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म का मतलब है वाउचर। वाउचर ये क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है किसी भी चीज का एविडेंस या कोई भी चीज का प्रूफ
आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है उसका प्रूफ। तो कोई भी अगर अकाउंटेंट होगा वो अपने मन मर्जी से एंट्री नहीं कर सकता, पर्सनली बायसनेस नहीं हो सकती। बायसनेस क्या होती है? बायसनेस का मतलब होता है मेरा जो मन करा मैंने वही कर लिया, विदाउट हैविंग एनी एविडेंस या प्रूफ। अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेना उसको बायसनेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में कभी बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जो अकाउंटेंट आएगा वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, गड़बड़ी हो सकती है। अकाउंटिंग चलती है प्रूफ पे या एविडेंस पे। तो जब मैं अकाउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा मुझे क्या चाहिए होगा? एग्जांपल्स ऑफ वाउचर क्या है, प्रूफ क्या है? कैश मेमो। जो भी मेरे बिजनेस ने कैश में सामान खरीदा तो उसका कैश का बिल, और भी कोई बिल या इनवॉइस अगर हम लोगों ने बाकी चीजें परचेस करी। तो अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदेंगे तो हमें उसका बिल लेना है, और वो बिल ही प्रूफ होगा, एविडेंस होगा कि हमें एक्चुअल में सामान मिला है, हमने खरीदा है, और उसको देख के हम अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो वाउचर क्या है? वाउचर वो एविडेंस है या वो प्रूफ है कि एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। हम बेटा जहां पर भी कोई चीज खरीदते हैं हम लोग यूजुअली बिल लेते हैं, ओके, और वो बिल क्या है? वही प्रूफ है कि हमने वो चीज परचेज करी है। तो अकाउंटेंट को भी बिल की जरूरत है क्योंकि वो बिल के हिसाब से ही एंट्रीज अकाउंट्स में करने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेरी वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन, हम लोग बहुत सुनते हैं इसको, विच इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई भी चीज हम खरीदते हैं और शॉपकीपर अगर उसका अमाउंट कम कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। सो व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड रिबेट, जब कस्टमर को रिबेट दी जाएगी, कुछ छूट दी जाएगी, तो उसको इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, जो प्राइस है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा बाय द बिजनेस और फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय कस्टमर, या जो कस्टमर ने पेमेंट करी उसमें उसको कोई डिस्काउंट दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। ये डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट जिसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट जिसका नाम होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब सेलर बोलता है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी का सामान खरीदोगे तो मैं आपको प्राइस कम लगा दूंगा। ऐसा होता है ना कई बार, हम बेटा कोई चीज कम लेते हैं तो सेलर कहता है इतनी कम में तो नहीं डिस्काउंट होगा, आप अगर ज्यादा ले लेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। या फिर वो बोलता है अगर आप इतने रुपए तक की परचेस करेंगे, आप लोग बेटा मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहां ऐसा लिखा जाता है कि अगर 10,000 रुपए तक की आपने परचेस करी तो आपको 1,000 का फर्दर डिस्काउंट होगा, 20,000 की करी तो और ज्यादा होगा। तो जब आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, या तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदो या आप अमाउंट ज्यादा पे सामान खरीदो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। या तो क्वांटिटी ज्यादा करो खरीदो, या आपका सेल का अमाउंट वैल्यू ज्यादा हो। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, और सेल किस पे रिकॉर्ड करते हैं? सेल में से जो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया सेलर ने, अब जो अमाउंट बचा वो उसी पे अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा। मान लो बेटा उसने आपको 12,000 रुपए का सामान बेचा, और उसका रूल था कि अगर कोई 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है तो वो 1,000 रुपए डिस्काउंट देता है, तो उसने 1,000 रुपए कम कर दिए, तो अब वो सेल कितने पे रिकॉर्ड करेगा? 11,000 रुपए। तो सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये कैश डिस्काउंट खाली उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो कैश में सामान खरीदते हैं, जिससे कैश की सेल को और ज्यादा बढ़ावा मिले और कैश सेल को एनकरेज किया जा सके, और लोग हमें उसी टाइम पेमेंट करें, उधार पे सामान ना लेके जाए। तो इट इज द रिबेट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं इमीडिएट को, एट द सेम टाइम। यहां सामान खरीदा वहां पेमेंट कर दी, ऑफ ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। मतलब वो दुकानदार, वो शॉपकीपर, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लेकिन इनकम हो जाएगी उस पार्टी की, उस कस्टमर की जिसको कैश में डिस्काउंट मिल रहा है, उसका यहां पर फायदा हो जाएगा। तो सामान बेचने वाले का थोड़ा सा नुकसान क्योंकि उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो कम पैसे मिलेंगे, और खरीदने वाले का फायदा क्योंकि उसको कम पैसे पे यहां पर करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म वेरी सिंपल, प्रोप्राइटर, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। प्रोप्राइटर क्या होता है? उस बिजनेस का मालिक होता है, उस बिजनेस का ओनर होता है, जिसके नाम पर बिजनेस किया जा रहा है। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, जिसने बिजनेस में सारी इन्वेस्टमेंट करी है, एंड बियर्स ऑल द रिस्क। तो बिजनेस अगर चलेगा तो फायदा भी उसका होगा, और अगर फ्लॉप हो जाएगा तो नुकसान भी उसका होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट भी उसकी और रिस्क भी सारा उसका, जो बिजनेस में होता है जिसका रिस्क और इन्वेस्टमेंट, उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटर, ओनर, मालिक, जिसका बिजनेस है एक्चुअल। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म का नाम है डेप्रीसिएशन। हिंदी में बोलते हैं किसी चीज में घिसावट होना,
किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, तो डेप्रीसिएशन भी एक एक्सपेंस है, लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है? ये एक नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इस एक्सपेंस से मेरे ना तो पैसे अभी जा रहे हैं ना कभी आगे जाएंगे। सर ये डेप्रीसिएशन होता क्या है? बेटा हमारे बिजनेस में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे कि मेरा एसी है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा प्रिंटर है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरा फर्नीचर है, मेरा टेबल है, मेरा चेयर है, ये सब चीजें धीरे 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 बूढ़ी होती जा रही हैं, पुरानी होती जा रही हैं, और पुरानी का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। नई की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आपकी एसेट्स पुरानी होती हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है, और उसी वैल्यू को कम होने को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन लग गया। ओके, ये कम क्यों क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो यूज होने से पुरानी होती है तो वैल्यू कम होती है। या फिर मान लेते हैं अगर एकदम से हमारे खरीदने के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो भी हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसको मार्केट में कोई नहीं खरीदने वाला इतनी आसानी से, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है। हर व्यक्ति नई चीज खरीदना चाहता है। सर कोई एग्जांपल? बेटा जैसे कि मान लो आपने आईफोन 15 खरीदा कि नया फोन है, ये खरीदते हैं, और आपके खरीदने के 2 महीने के बाद ही आईफोन 16 मार्केट में आ गया, तो आपके आईफोन 15 की बैठे बैठे ही क्या हो गई? वैल्यू कम हो गई, क्योंकि अब नया फोन मार्केट में आ चुका है। ओके, ऐसे आपने कोई नई कार खरीदी, तो कार जब आपने खरीदी तब मान लेते हैं वो 10 लाख की थी, जैसे ही वो शोरूम से बाहर आएगी अपने आप उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो सेकंड हैंड कहलाई जाएगी। अगर आप किसी और को बेचेंगे तो वो भी हो गया आपका डेप्रीसिएशन। आपकी कार में माइनर सा स्क्रैच लग गया, हल्का सा छोटा सा, तो भी क्या हो जाएगी? वैल्यू कम, तो भी वो आपके लिए डेप्रीसिएशन लग गया। आइए पढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है, फॉल आता है, तो हम उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यूजेज, क्योंकि आप बार बार यूज कर रहे हैं, जितना यूज करेंगे चीज ऑब्वियसली है कि वो यूज होगी तो पुरानी होगी तो वो खराब भी हो सकती है, तो वो उस पर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। और विद एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपकी एसेट्स क्या हो रही हैं? पुरानी होती चली जा रही है, उनमें मिट्टी पड़ रही है, उसकी लुक अच्छी नहीं है। अब नई शर्ट पहनते हैं तो कितनी चमकती है, और 2-3 बार धुल जाए तो कॉलर भी लटक जाएगा, फिनिशिंग भी डल हो जाएगी, तो मतलब उस पर भी क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। और ऑब्सोलिसेंस, सर ये ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है। जैसे मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, मैं आईफोन 15 लेकर आया कि अब तो यही चलेगा, लेकिन हमेशा थोड़ी चलेगा। 2-3 महीने बाद ही कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च कर दिया आईफोन 16, तो बैठे बैठे मेरी आईफोन 15 की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो रीजन क्या है? ऑब्सोलिसेंस, या इसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। और कोई आपका माइनर एसेट में एक्सीडेंट हो जाए, जैसे मैंने बोला था माइनर सा डेंट पड़ गया, स्क्रैच पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो एसेट की वैल्यू हो गई कम। इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। उस एसेट की जितनी भी टोटल यूजफुल लाइफ है, हम उसकी वैल्यू को जब धीरे धीरे हर ईयर में रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस के तौर पे, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा और रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है 40,000, और मैंने ये एंटीसिपेट किया कि ये रेफ्रिजरेटर 10 साल मेरे बिजनेस में चलेगा, 10 साल चलेगा, तो एक तरीके से मेरे रेफ्रिजरेटर पे कितना हर साल डेप्रीसिएशन लग रहा है? 40,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 4,000 पर एनम। तो ये 4,000 पर एनम क्या हो गया? इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये मुझे हर साल 4-4 हजार किसी को देने नहीं जाना, लेकिन मैं ऐसे मान के चलूंगा कि हर साल का खर्चा रेफ्रिजरेटर का 4,000 है, तभी 4,000 10 साल तक मैं यूज करता हूं, तो 40,000 का टोटल रेफ्रिजरेटर हो जाता है। तो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म पे, विच इज बैड डेट। बैड डेप्ट नहीं, बैड डेट। बैड का मतलब होता है बुरे, और डेट का मतलब होता है जिनको आपने सामान उधार पे दिया, जो डेटर है। तो बुरे डेटर, डेटर बुरे कब होंगे? जैसे हमने एग्जांपल लिया था भोला वाला, लिया था कि नहीं, कि हमने भोला को सामान दिया। आइए देखते हैं, ये रहा हमारा एग्जांपल, ये हमारा भोला हमारा डेटर था, और इससे हमको 100 रुपए लेने थे, और भोला को जब हम लोगों ने बाद में फोन किया कि आपने तो 100 रुपीज दिए नहीं, फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। जहां भोला रहता था पता चले वो उसका घर भी शिफ्ट हो गया, और हम कहीं और भी पता किया तो भोला पैसे देने के मूड में नहीं है। तो जब आपका डेटर आपको पैसे देने से इनकार कर दे, या आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट।
हम लोग इसको नुकसान मान लेते हैं। अब 100 रुपए के लिए कितने चक्कर लगाएं, हम मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, नुकसान हो गया। तो इट इज द अमाउंट हैव टू पे टू द बिजनेस, ये वो अमाउंट है जो किसी ने बिजनेस को पे करना था, बट दैट इज रिटर्न ऑफ। अब हम उसका नाम हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे अपनी बुक से, भोला का नाम, भोला से पैसे लेने हटा देंगे, क्योंकि अब भोला पैसे नहीं देने वाला, बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। अब ये पैसा मिलना असंभव हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है कि भोला हमको लाके पैसे देगा। भोला का अता पता ही हमें नहीं पता, हम कहां ढूंढे भोला को, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके बेटा, तो जब आपको डेटर से पैसे मिलने असंभव हो जाए, मतलब वो आपके लिए बैड डेटर बन गया या बैड डेटर बन गया। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दिवालिया हो जाना। यहां पर यह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पैसा देना नहीं चाहता, हो सकता है वो देना चाहता हो, लेकिन उसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो कहां से दे। बैड डेट और इंसॉल्वेंट में यही फर्क है। बैड डेट में डेटर के पास पैसे होते तो हैं, पर उसमें देने की इच्छा नहीं है, तो वो हो गया आपका बैड डेट। लेकिन अगर किसी के पास वाकई में ही पैसे नहीं है, सच्चाई में ही पैसे नहीं है, उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन, जो इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने डेट्स को, अपने कर्जे को उतार पाए, इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपना डेट जो है वो क्लियर कर पाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म है एंटिटी। एंटिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस बोल लो, या फिर बेटा ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, या फिर एंटरप्राइज बोल लो। ये सब एंटिटी के ही नेम है, मतलब आपका बिजनेस, वो जिस भी नाम से आपका बिजनेस चलता है, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर की फर्म हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपने कंपनी खोल रखी है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं, उसके नाम को हम एंटिटी बोलते हैं। तो एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, एक ऐसी यूनिट जिसमें आप कोई इकोनॉमिक का काम कर रहे हो, मतलब बिजनेस का काम कर रहे हो, विथ परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें फ्री में सामान नहीं दिया जाता। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बेटा बिजनेस कर रही है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, दीज इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। आपके घर के पास की जो राशन की दुकान है, वो भी क्या है, एक एंटिटी है। ओके, आप सामान खरीदते हैं रिलायंस फ्रेश से, वो भी क्या है, एक एंटिटी है। सब एंटिटीज हैं जो किसी भी तरीके का कोई आपसे क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है आपके आसपास। चलिए, नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। एसेट्स भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा था। वो चीज जो मुझे बिजनेस करने में मदद कर रही है, वो मेरे लिए एसेट है, और जो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। मैं यहां पर बेटा आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये जो कैमरा है ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि इसी के थ्रू कर पा रहा हूं। ये टैबलेट मेरे लिए एसेट है, ये माइक एसेट है, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और एन इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा। आप कोई चीज बनाएंगे, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश मिलेगा, या उस चीज को अगर आप बेच भी देंगे तो भी कुछ आपको कैश मिलेगा या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, वो आपकी एसेट है। ये टेबल, चेयर, ये एवरीथिंग जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये सब मेरे लिए एसेट है। फॉर एग्जाम्पल लैंड जिसपे आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग आपकी, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, डेटर से भी फ्यूचर में पैसे आएंगे तो वो भी एसेट है। आपका कैश का बैलेंस, आपका बैंक का बैलेंस, ये सब चीजों को आप लोग कैश इससे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं लैंड को बेचूंगा कैश मिलेगा, बिल्डिंग बेचूंगा कैश मिलेगा, मशीनरी बेच दूंगा तो कैश मिलेगा, फर्नीचर बेचूंगा तो कैश मिलेगा, स्टॉक बिकेगा तो पैसा आएगा, डेटर से पैसा आएगा, कैश तो खुद ही कैश है, बैंक से भी कैश निकलवा सकता हूं। तो ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट्स हैं, और ये मुझे बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं। चलिए लास्ट टर्म पे आते हैं, विच इज 25th टर्म, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है टेंशन। टेंशन का मतलब कर्जा। आपने किसी से पैसा उधार पे लिया तो बेटा आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग में टेंशन होगी कि उस व्यक्ति को पैसा मैंने वापस करना है। या आपने किसी से सामान उधार पे लिया तो भी टेंशन होगी कि उस दुकानदार को मुझे पैसे देने जाना है, अभी मैंने उधार पे सामान खरीद रखा। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में हम क्या बोलते हैं इस टर्म को, लाइबिलिटी। आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने बैंक से लोन लिया, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। आपने किसी से फ्रेंड से पैसा लिया, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। आपने सामान उधार पे लेकर आए, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। इट मीन्स अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस। ये अमाउंट क्या है, विच हैव टू पे बाय द बिजनेस। अब ये आपके बिजनेस को, आपकी दुकान को किसी और को पे करना है। आपने सप्लायर से सामान तो ले लिया,
जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, मानव से आपने सामान ले लिया उधार पे, अब आपको मानव को पेमेंट करनी है, तो वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का मतलब वो आपके लिए लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, जब ओनर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि वो ओनर के ऊपर है अगर कोई लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, अगर किसी आउटसाइडर की वजह से आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अगर कोई ओनर बिजनेस को पैसा देता है काम करने के लिए तो बिजनेस उसको बोलता है कैपिटल, और वो उसके लिए लाइबिलिटी होता है, लेकिन किस नाम से होता है, कैपिटल से। और अगर बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया तो उसका नाम क्या होगा, क्योंकि वो आउटसाइडर है, बैंकर आउटसाइडर है, तो उसके लिए वो हो जाएगा लाइबिलिटी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटर्स और बैंक लोन, क्योंकि ये बाहर के व्यक्ति हैं। और इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या है, जो ओनर पैसा बिजनेस को देता है, मतलब इसको हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। तो जब ओनर बिजनेस को पैसा देगा तो वो अंदर का मामला है, ओनर और बिजनेस के आपस की बात है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी या कैपिटल। और अगर बिजनेस बाहर के लोगों से पैसा उधार लेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आई होप ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर होंगी, और इसको अच्छे से समझने के बाद ही हम अपनी अकाउंटिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर कोई और अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।